दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने पॉलिटिकल एजेंडा प्रोग्राम में, जो हमारे YouTube चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में आता है। मैं पार्थ कौशिक आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के 7वां और अंतिम चरण का चुनाव हुआ है और इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज लगभग 54% रही है। आज हम एक अलग तरीके की मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसमें जो फैक्टर है वो जाति, धर्म, व्यक्ति प्रभाव, विदेशी प्रभाव है। ठीक, इनके आधार पर हम 7वें फेज के चुनाव का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चुनाव की शुरुआत एक जातीय गोलबंदी से हुई थी, एक धार्मिक गोलबंदी से हुई थी और व्यक्तिवाद से भी इस चुनाव को जोड़ने की कोशिश किया गया था। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 5वां, 6वां, 7वां चरण एक टेस्ट मैच की तरह होगा, जिसको भाजपा लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी और उसी को आज हम अपने अंकों से और मैट्रिक्स से देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। इस दौर में जो सबसे ज़्यादा मुख्य पार्टियां आई हैं वो कौन कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा मुख्य पार्टी अगर कोई आई है तो वो समाजवादी प्लस और बसपा प्लस है। और आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि 2 धड़े हैं जो पटेल समाज का नेतृत्व करते हैं। एक धड़ा अखिलेश यादव के साथ है, दूसरा धड़ा अनुप्रिया पटेल के साथ, बीजेपी के साथ है और इसी वजह से ये चुनाव घरेलू चुनाव भी होता चला जा रहा है। आइए अब हम अपने फैक्टर पे डिस्कस करते हैं। जातीय देखा है हमने कि जिस तरह से जातिवाद के ऊपर ये चुनाव को लेने की कोशिश की गई थी, ओबीसी, एससी, एसटी और विभिन्न जातियों के बारे में जिस तरह से उत्तर भारतीय न्यूज़ चैनलों ने प्रचार प्रसार किया था और सदियों से इसी तरह का प्रचार प्रसार होता रहा है। फिलहाल पिछले 1000 सालों में इसी तरह की बातें कह के भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा कि इस जो 7वें फेज का चुनाव है उसमें जात से ज़्यादा क्या कहते हैं और चीज़ों पर भी मायने रखता है। धर्म देखिए, चूँकि बनारस से प्रभावित सभी सीटें हैं तो बनारस एक धार्मिक नगरी है और पवित्र नगरी है। जिस तरह से अन्य नगरियां पवित्र कही जाती है, वाराणसी का भी जो है, बनारस का भी एक अलग ही जो है इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है। ठीक है, व्यक्ति का प्रभाव में हम एनालिसिस करेंगे कि क्षेत्रीय जो शक्तिशाली लोग हैं उन्होंने किस तरह से किस पार्टी का साथ देने की कोशिश की है। उसमें मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और अन्य जो वो है, चाहे वो विजय मिश्रा जी हो, चाहे और जो जाति के लोग हो, चाहे धनंजय सिंह हो, इस तरह के भी जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, इसका भी हम एनालिसिस करके देखेंगे। और सबसे आखिरी जो इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वो विदेशी प्रभाव है। उसमें खास करके पाकिस्तान और यूक्रेन क्राइसिस है। जिस तरह से गेहूं का चुनाव जो है दाम बढ़ने वाले हैं चुनाव से के बाद, उस तरह से देखते हुए विदेशी प्रभाव भी जो है हम आपको एनालिसिस में इंक्लूड करना जरूरी हो गया था। जिस तरह से यूक्रेन से लौटे हुए कुछ भारतीय मूल के जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने जातीय आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है क्लेम करने की कोशिश की कि भारत सरकार कुछ नहीं है। माननीय लोग, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि आप अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। अभी आपको ये पता नहीं होता है कि जाति और धर्म से भी ऊपर जो है एक ही चीज़ होती है, वो है राष्ट्र। और जब भी आप इस दुनिया में अपने एक ही जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए सोचेंगे तो आपको केवल एक ही शक्ति जो है ताकत दे सकती है, उसका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र ही वो चीज़ होता है जो हमारी जाति, धर्म, मजहब और चीज़ों से ऊपर उठ करके जो है काम करता है। और इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म और जाति और चुनाव ये तो आते और जाते हैं और ये बदलते भी रहते हैं। आपने किसी हिंदू से शादी कर लिया तो आप हिंदू हो जाएंगे, किसी मुसलमान से शादी कर लिया मुसलमान हो जाएंगे, किसी अपर कास्ट में शादी कर लिया तो अपर कास्ट के हो जाएंगे, लोअर कास्ट में शादी कर लिया तो लोअर कास्ट में होंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें न्यायालयिक प्रकरणों में ऐसे हजारों प्रकरण देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी एक ही चीज़ जो है वो हर हाल में हमारे साथ रहती है, वो है भारतीयता। आप मोदी से नफरत कर सकते हैं, आप योगी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी भारत से मत नफरत करिए, क्योंकि भारत का इस्तेमाल केवल भारत के ही लोग नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का हाल देख लीजिए, श्रीलंका के लोगों का हाल देख लीजिए, नेपालियों का हाल देख लीजिए।
बांग्लादेश की क्या हालत है देख लीजिए। लेकिन भारतीय जो है ताकत है वो किसी मोदी ने नहीं बनाई है, किसी योगी ने नहीं बनाई है, ये भारत के लोगों ने बनाई है और इसमें आप भी शामिल हैं। इसलिए भारत के प्रति जो है इस तरह की बातों को करना ठीक नहीं होता है। आइए हम अपना एनालिसिस चालू करते हैं। इस तरह पहले एनालिसिस में कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पर इनका समीकरण जो है बहुत ही पुअर रहा है, वो एक रहा है। इन्होंने एक नई पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है, महिला पॉलिटिक्स, और महिला पॉलिटिक्स में ये चारों खाने चित हो चुके हैं 2007 के इस चुनाव में कि जो 2022 के इस चुनाव में ये चारों खाने चित हो गए। ये इनका फोकस 2024 है, ठीक। और सेम इसी तरह की चीज़ जो है हमारी जो है समाजवादी पार्टी, जिसको जाति के आधार पर बहुत कोशिश की जा रही थी, लेकिन इनकी जाति के आधार पर की गई कोशिश जो है इनको ही ले डूब रही है। बसपा ने जिस तरह से जो है अपनी चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश की है वो भी कोई खास असर नहीं डालता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति समीकरणों को संतुलित करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया गया है, और लेकिन फिर भी जातीय आधार पे जो है एक कम अच्छा समीकरण मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और ये जो बहुत अच्छा समीकरण नहीं हुआ था, इसलिए जो जाति का फैक्टर है कि ये जो है एवरेज से भी बिलो एवरेज जो है ये फैक्टर रहा। ये जो उत्तर भारत के बहुत सारे हिंदी पट्टी के जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, खास करके कुछ कम्युनिस्ट चैनल भी जो है वो बहुत कोशिश की जाति 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 करने का, लेकिन जातीय फैक्टर 7वें चरण में उतना असर आपका आया नहीं। धर्म की बात करते हैं, धर्म के मुद्दे पे सॉफ्ट हिंदुत्व पे जो है प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बसपा ने अपना भले ही ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो अब उनके कोर वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। इस चुनाव में हमको साफ दिख रहा है, और धर्म के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक थोड़ी सी एज मिलती हुई दिखती है, क्योंकि वो बनारस का प्रभाव है तो उसके क्षेत्र में समीकरण जो है दूसरे तरीके से हो जाते हैं। क्योंकि और कहीं भी जो है माना जाए या ना माना जाए, लेकिन वाराणसी में जो है एक धार्मिक नगरी के होने के व्यापार से वहाँ का हर व्यक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और पूरे ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। और यही बात जो है बनारस के लोगों को अन्य लोगों से अलग करती है कि जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ के सब भोले ही भोले हैं, सब शिव ही शिव हैं। इसीलिए जो है बनारस की अपनी एक विशेषता है। ये भी फैक्टर बहुत ज़्यादा काम नहीं आया, इसको भी मैं एवरेज फैक्टर के रूप में यहाँ डिनोट करता हूँ। व्यक्ति का प्रभाव जो है इस मामले में कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर से बहुत पिछड़ती हुई जा रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि व्यक्ति के प्रभाव में जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, जैसे कुछ क्षेत्रीय जो बाहुबली होते हैं, वो उनका एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे मुख्तार अंसारी का प्रभाव है, विजय मिश्रा का प्रभाव है, और लोगों का प्रभाव है, पर व्यक्ति का भी प्रभाव इस चुनाव में कोई खास असर डाल नहीं पाया है, ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी के पास भी उस तरह का कोई खास इम्पैक्ट फैक्टर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास जरूर ही कुछ खास लोग थे, लेकिन उनका भी कोई खास असर हो नहीं पाया, और इस फैक्टर को भी मैं हमेशा की तरह एवरेज मानता हूँ। विदेशी प्रभाव जिस तरह से पाकिस्तान और यूक्रेन क्राइसिस और वहाँ से भारतीय जो विद्यार्थी हैं उनके आने का जो प्रभाव हुआ है और उसकी जो आलोचना की गई है, उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने आपको पहले भी अपनी बातों में कहा है कि राष्ट्र, सभी पार्टी, सभी जाति, सभी धर्म सबसे ऊपर होता है, क्योंकि वही एक इंडिविजुअल ऐसी पहचान है जो इस संसार में वास्तव में हमारे ऊपर लागू होती है। इस वजह से उस विदेशी प्रभाव के मामले में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होते जा रहा है, और समाजवादी पार्टी भी कोई खास असर नहीं डाल पा रही है। बसपा एक सोची समझी रणनीति में काम की, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है मोदी सरकार जो है उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है। उसका स्थापित करने का उनको फ़ायदा मिला है, और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर के रूप में उभर के सामने आया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस तरह से ये पोलराइज्ड हिजाब कंट्रोवर्सी और 2020 से चालू हुआ ये जो फेज़ है
वो टेस्ट मैच पे आकर के कैसे हुआ और किस तरह से बनारस के जो आसपास के क्षेत्र है उनको अलग अलग मुद्दों ने कितना प्रभावित किया है, जिसमें विदेशी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और यही विदेशी प्रभाव आखिरी फेज में जो है मोदी और योगी को जो है एक नई ऊंचाई पे देने का काम किया है। ऐसा यह मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है। बाकी आज एग्जिट पोल और चीज़ें भी लगातार आती है। अब आइए हम स्कोरिंग कर लेते हैं। स्कोरिंग में कांग्रेस पार्टी को 1, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 1, 6 बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस पार्टी का। मात्र 50 अंकों में 6 अंक, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 15 और समाजवादी पार्टी का 15 अंक, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11। बहुजन समाज पार्टी का 11 अंक और 2, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14 और 9, 23। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी जो इन मुद्दों में जो है बहुत आगे नहीं ले जा पाई है, चाहे वो जाति के मुद्दे रहे हो, चाहे धर्म के मुद्दे रहे हो, चाहे व्यक्ति का प्रभाव के मुद्दे रहे हो। लेकिन विदेशी जो प्रभाव रहा है वो ये प्रभाव यूक्रेन क्राइसिस जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की जिनको बुद्धि भगवान ने कम दी हुई है, जो भारत के विरोध को, मोदी के विरोध को भारत के विरोध में बदलने की कोशिश करते हैं और उन्हीं का रेफरेंस लेकर के जो है वॉशिंगटन पोस्ट और तरह तरह के अखबारों में क्या क्या खबरें निकलती है, भारतीयों को जो है उससे परेशानी झेलना पड़ता है। और उस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की और वैसे लोग जो जाति और धर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, वो सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ जाते हैं। इस तरह से जो हम ये देखते हैं कि इस चुनाव में कोई भी पार्टी जो है मेरे मैट्रिक्स के हिसाब से 50% से भी सब नीचे ही है, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं उनसे आगे चली जाती है। आज हमारा पॉलिटिकल एजेंडा प्रोग्राम बस यहीं पे ख़त्म होता है और हम कल और परसों और 10 तारीख को आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि और किन किन मुद्दों पर हमारा काम हुआ है। और एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम कल एनालिसिस करके बताएंगे कि और भी विदेशी प्रभावों को किस तरह से किस पार्टी का सपोर्ट मिला है। इसके लिए आप लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं वो करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।